डीमोनेटाइजेशन की बात की जा रही है, ये कोई रेलेवेंट टॉपिक है कि 5,000 का नोट बंद कर दिया, 5,000 का शुरू कर दिया? इज इट एनीवेयर समहाउ ये कोई रेलेवेंट बात है? ये नॉनसेंस नहीं है सर? देखिए, अगर हम कोई सबक सीखना चाहते हैं तो इंडिया से सीख लें। उसने डीमोनेटाइजेशन की थी और उसके नतीजे में उसकी मईशत को बेतहाशा नुकसान पहुंचा। एग्जैक्टली। हमारा मसला जो है वो है जिसको हम कहते हैं नोट्स इन सर्कुलेशन। हुकूमत 6-6.5 हज़ार अरब का बजट का खसारा करती है और आज से कोई 5 या 6 साल पहले 2017 में मुझे याद आता है हमारे जो टोटल नोट्स इन सर्कुलेशन थे वो 4 ट्रिलियन रुपीस के करीब। और पिछले कुछ सालों में इतने नोट छापे गए हैं कि अब नोट इन सर्कुलेशन जो स्टेट बैंक हमें बता रहा है वो 10 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गए। नहीं तो सर मुझे ये बताएं कि ये रीजन कहीं से भी कोई लॉजिकल बनती है कि 5,000 जो नोट हमने छापा तो उसका फायदा था, अब बंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्मगलिंग बहुत बढ़ गई है। और इससे पहले आपको पता है कि जब डॉलर हमारा 105 का था तो उसके ऊपर जब इमरान खान साहब के दौर में ये 290 का हुआ था तो उसी दौर के अंदर अफगानिस्तान में दबादब पैसे ये डॉलर के गए हैं। तब हुकूमतें कहाँ से मॉनिटर हो रही थी और कौन देख रहा था उन्हें? देखिए, दोबारा से जैसे आपने भी कहा ये ट्रक की बत्तियां हैं। मसला जो रुपए के गिरने का है वो अफगानिस्तान स्मगल होने का नहीं है। वो मसला ये है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं 30-31 बिलियन डॉलर की और इंपोर्ट कर लेते हैं 75 या 80 बिलियन डॉलर की। अब उसकी जिम्मेदारी जो है वो किसके ऊपर डालनी? अफगानिस्तान के ऊपर डाल दें। भाई, अफगानिस्तान में जब हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था कोई 10-11 साल पहले, उस वक्त से जब भी अफगानिस्तान के अंदर डॉलर का रेट पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पाकिस्तान से स्मगलिंग हो जाती है। कोई नई चीज़ नहीं आई है, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा मैंने देखा है कि अफगानिस्तान के अंदर डॉलर का रेट पाकिस्तान के मुकाबले में कम होता है। उस सूरत में ये कि पाकिस्तान से कोई स्मगल करेगा डॉलर तो इससे ज्यादा। अच्छा, मैंने अब आज आपसे थोड़ी सी सियासी बातें भी करनी है, लेकिन कुछ देर के बाद हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। एक सर बताइए कि एक होती है कैसीनो इकोनॉमी, मैं शैडो इकोनॉमी के ऊपर भी बात नहीं कर रहा, और रियल इकोनॉमी तो पाकिस्तान में अब है नहीं। तो अब पॉइंट ये है कि सर जहां पर ये कई गुना दौलत कमाते हैं लेकिन जनरेशन ऑफ वेल्थ नहीं होती, तो कैसीनो इकोनॉमी एक्चुअली जरा समझाइए कि किन किन एरियाज में, जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री थी, हमने उसको एमएनएसटी दी, बहुत अच्छा किया क्योंकि उसमें चले रोजगार तो बना, लेकिन अब सिर्फ सोना खरीदा जा रहा है, सोने की प्राइस ऊपर बढ़ गई, डॉलर है और स्टॉक मार्केट है, इन 3-4 चीजों के अलावा कहीं और पैसा नहीं बन रहा, और बाकी जो रही सही कसर है सिर्फ प्लॉट खरीदे जा रहे हैं, जरी जमीनें खरीदी जा रही हैं और उसके ऊपर आप पैसा बढ़ा रहे हैं। तो जरा आसानी से मुझे कैसीनो इकोनॉमी समझाइए। देखिए, पाकिस्तान का जो माशी ढांचा है, अगर आप सियासी ढांचे की बात करना चाहें तो वहां भी चले जाएंगे। जो माशी ढांचा है, जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हमें एक कहानी सुनाई जाती थी रॉबिन हुड के बारे में, और वो रॉबिन हुड अमीरों से पैसे छीन के और गरीबों में बांटा करता था। अगर पाकिस्तान की जो आप कैसीनो इकोनॉमी कह रहे हैं या माफिया डिनोमिनेटेड इकोनॉमी कह रहे हैं, वो एग्जैक्ट रिवर्स मॉडल है, एक रिवर्स रॉबिन हुड का मॉडल। लगभग 2 से 3 दर्जन जो हैं वो बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स कह लें, बड़े बड़े माफियाज कह लें, वो पाकिस्तान की मईशत को डोमिनेट करते हैं। और रिवर्स रॉबिन हुड से मेरी ये मुराद है कि यहाँ पे हम गरीबों की जेब से मुसलसल रकम निकाल के, उनकी दौलत निकाल के उन माफियाज की जेब में डालते चले जाते हैं। उसको आप कार बनाने वाली माफिया कह लें, शुगर का माफिया कह लें, सीमेंट का माफिया कह लें, बैंकिंग माफिया कह लें, तो ये 2 या 3 दर्जन बड़े बड़े माफियाज ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को आप समझिए कि हाईजैक करके रखा है। और सबसे ज्यादा सर इसमें जो तेज रफ्तार शोबा कौन सा है जिसको आप समझते हैं कि इस कैसीनो इकोनॉमी में इस टाइम पे ये बहुत तेजी से पैसा कमा रहे हैं, जिसके ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं पहुंचता, सिर्फ इंडिविजुअल्स को फायदा पहुंचता है? ये जितने भी माफियाज का मैंने जिक्र किया उसमें आप खाद का माफिया भी डाल लें, और ये सारे माफिया जो हैं ये गरीब की जेब से पैसा निकलता है और उन माफिया की जेब में जाता है, और इसके नतीजे में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ही एक इनएफिशिएंट इकोनॉमी बन जाती है और हम किसी दुनिया के मुल्क को एक्सपोर्ट करने के काबिल नहीं रहते। इसी तरह वो जो सियासी माफियाज हैं
जो सियासी जो हमारा ढांचा है उसमें भी आप देख लीजिए कि वो 3-4 बड़ी बड़ी पार्टीज हैं और बड़े बड़े ख़ानदान हैं। तो जब तक माशी निज़ाम का में इस्लाहात नहीं आती, माफियात को तोड़ा नहीं जाता, स्टेट ओन एंटरप्राइजेज को मुकम्मल तौर पे निष्कारी नहीं की जाती और साथ ही साथ सियासी ढांचे में इस्लाहात नहीं आती, तो पाकिस्तान कहीं बढ़ता नजर नहीं आता। ठीक है, फारूक सलीम साहब हमारे साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, माहिर मुआशियात फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे, अब मुझे ये अभी हम कैसीनो को ही मुकम्मल करते हैं। एक तो ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो हमारा देख रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो खान साहब के दौर में भी नहीं हुई थी, इसी तरीके से इस दौर को जिसको मईशत के लिए निकाला जाना था वो भी हो गया। मैंने सियासी सवाल जो आपसे करना था वो मैं अभी आऊँगा कि रिफॉर्म्स के ऊपर तो एक साहब थे जिन्होंने किताब लिखकर बंद कर दिया कि ये पाकिस्तान इज़ एलिट स्टेट, और फिर दूसरी किताब उन्होंने लिख दी कि गवर्निंग द अनगवर्नेबल। तो अनगवर्नेबल क्या कि उन्होंने फिर भी जो है वो फेडरल मिनिस्टर स्टेटस भी ले लिया और उसके बाद उनकी दबादब किताबें भी आ रही हैं, लेकिन अनगवर्नेबल को जब गवर्न हो ही नहीं सकता तो वो तो चले गए। अब मैं और आप बैठे हैं, मुझे सर ये बताएं कि इस वक्त तो हमारे पास एक रियल स्टेट है, स्टॉक मार्केट है, ऑटोमोबाइल है, और आपने सारा बताया कि इन सब एरियाज के अंदर जो है वो सारे माफियाज काम कर रहे हैं और कार्टल्स बना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जिस औसत अगर देखा जाए तो हमारे तकरीबन 14 लाख घरों की हमारी औसत थी, और अभी भी रियल एस्टेट इसके अंदर सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, एक। और दूसरा ये बताइए कि आईटी इंडस्ट्री पे जो काम होना था, यानी उस पर टैक्स लगना, इसको जीरो रेटिंग करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, फरमाइए। देखिए, टैक्स के हवाले से पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। आप सोचिए कि 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, और उनमें से एक मुल्क के लीडरान ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी जाके ये नारा लगाते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो टैक्स चोर हैं। कोई और मुल्क आपको इस किस्म की किसी मुल्क के लीडरान इस किस्म के नारे लगाते सुनाई नहीं दी देते। मेरे नज़दीक पाकिस्तान का हर बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत जो है वो टैक्स देता है। हमारे यहाँ जो है वो टैक्स नहीं है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है वो हुकूमती अखराजात। अगर आप आज से कोई 11-12 साल पहले चले जाइए, कहीं 2013-14 की फिक्र उठा लीजिए, जब हुकूमती अखराजात जो हैं वो 2.5 ट्रिलियन रुपीस के होते थे और जो टैक्स इकट्ठा होता था वो 1.5 ट्रिलियन का होता था। इस साल जो बजट है, हुकूमत हमें खुद से बता रही है कि जो 1.5 ट्रिलियन रुपए के टैक्सेस थे वो अब बढ़ के 7.5 ट्रिलियन पे पहुंच गए। अब सोचिए, पिछले 11 से 12 सालों में जो टैक्स की कलेक्शन है वो 1.5 ट्रिलियन से आज 7.5 ट्रिलियन पे पहुंच गई। तो बेतहाशा टैक्स में इंक्रीज आई। लेकिन प्रॉब्लम है कि जो हुकूमती अखराजात थे जो आज से 11-12 साल पहले 2.5 ट्रिलियन के थे, वो आज 11.5 ट्रिलियन के पहुंच गए।